हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, काफ़ी वैरायटी की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी धीरे धीरे इसमें इंप्रूव होगी। देखो, एक मोल को हमने कहा 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, पर एग्जैक्टली ये वैल्यू पे हम कैसे पहुंचे, इस वैल्यू को बोलते हैं हम एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो हमने एक अकेले कार्बन 12 एटम का जो मास था उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मेजर किया और उसकी वैल्यू आई 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, तो एक मोल का वेट कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, और एक का वेट कितना है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, और यहाँ से कंफर्म हो गया कि हाँ एवोगाड्रो कांस्टेंट की इतनी वैल्यू आती है। तो इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसका कोई हमें ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंपॉर्टेंस या यूजेज नहीं होगा। तो नेक्स्ट इज द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखो, नंबर ऑफ मोल को हम निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर हमें 36 पार्टिकल दिए गए हैं, तो आपसे पूछा है कितने दर्जन है या कितने डजन है, तो आप डिवाइड बाय 12 कर देते हो तो 3 डजन आ जाते हैं। तो अगर हमें वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया गया हो तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो। अगर वेट में दिया गया है तो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट अगर एलिमेंट है, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कर दो। अगर वॉल्यूम है, कोई गैसेस सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम दिया गया और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नंबर ऑफ मोल गैसेस के निकालने हैं तो उसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर करके निकाल सकते हैं। तो तीनों तरीके हो गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट या जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 AMU, हीलियम का 4, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। तो AMU की जगह इसका अगर ग्राम एटॉमिक वेट यूज़ करना है तो आप उसको 1 ग्राम ले लेंगे, हीलियम को 4 ग्राम ले लेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को। ठीक है, अब मैं एटॉमिक वेट का मतलब यहाँ एक एटम का वेट नहीं ले रहा मैं, अब मैं बोल रहा हूँ एक मोल एटम्स का वेट। तो वो 1 ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन के लिए 16, सोडियम के लिए 23 ग्राम, क्लोरीन का 35.5, पोटाशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर 63.5, ब्रोमीन 80 और सिल्वर 108। तो इसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ होंगे हमारी कैलकुलेशन में। तो ये आपको सारे के सारे याद होने ही चाहिए, राइट। अब एक दो प्रॉब्लम थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिससे हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम ही है डायरेक्टली हमारे पास। देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। तो पहले काम करो, एक उसको पॉज करो वीडियो को और सोचो कि करना क्या है, पूछा क्या गया एग्जैक्टली, कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो 1.6 ग्राम मीथेन में कुछ मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आप सिर्फ एक CH4 लो तो एक CH4 में या एक कार्बन, अकेले कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 के मॉलिक्यूल में कितने हो गए 10। ठीक है ना, एक CH4 के मॉलिक्यूल में 10 हो गए। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता हो, एक मॉलिक्यूल में 10 हैं तो 2 में 20 होंगे, 3 में 30 होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि 1.6 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ मोल से आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे 1 सेकेंड, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। देखो, तो एक CH4 मॉलिक्यूल के पास एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 हाइड्रोजन के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। और 1.6 ग्राम मीथेन इज एक्चुअली 1.6 डिवाइड बाय मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, क्योंकि कार्बन का हो गया 12 और चारों हाइड्रोजन का हो गया 1 × 4 4, तो 16 ग्राम। तो 1.6/16 मतलब 0.1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो एक अकेले CH4 में अगर 10 हैं तो 0.1 मोल में कितने होंगे
0.1 इंटू 10, इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में इतने थे, तो 0.1 मोल मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 0.1 इंटू 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आंसर। बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये जस्ट आपको एक आइडिया, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो अगर आपको नोट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एंड Cl नेगेटिव आयंस इन 1 मोल NaCl। देखो 1 मोल NaCl कैसे बना, 1 मोल NaCl बना जब हमारे पास 1 मोल Na पॉजिटिव आयंस 1 मोल Cl नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन किए। तो 1 मोल NaCl में सोडियम आयन कितने थे, 1 मोल, Cl नेगेटिव भी कितने थे, 1 ही मोल। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन इन 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो Al2SO4 थ्राइस को अगर आप तोड़ोगे तो कितने एल्यूमिनियम निकलेंगे, 2। तो 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आए और 3 सल्फेट आयंस, तो मतलब 2 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 मोल सल्फेट से मिला के इसका 1 मोल बना है। तो ये बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस कितने हो गए। फिर ईच एलिमेंट इन C6H12O6, तो C6H12O6 का अगर हमने 1 मोल लिया, उसको बनाने के लिए क्या लगे, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम्स, तो मतलब 6 मोल कार्बन एटम्स, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। ये मत बोलना 12 मोल H2, क्योंकि वो फिर 24 मोल एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की टर्म में नहीं, हम एटम्स की टर्म में बात करें तो 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स मिला के 1 मोल C6H12O6 बना रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। सिमिलरली सल्फर अगर 3.2 ग्राम दिया गया सल्फर का, तो वेट दिया गया है, तो वेट से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ तो एटॉमिक वेट है क्योंकि ये एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ मोल आ गया 3.2 अपॉन 32, दैट इज 0.1। देन कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, कॉमन है और काफ़ी यूज होता है, 100। ठीक है, तो 100 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 100 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो सीधी सी बात है 50 ग्राम का मतलब क्या हो गया, हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 50 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, दैट इज 0.5 मोल। फिर अमोनिया इन 5.6 लीटर NH3 गैस एट STP। अब गैसेस का पूछा गया है, तो गैसेस में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4, तो 5.6 लीटर अपॉन 22.4 दैट इज 0.25 मोल। तो डायरेक्टली याद रखो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 22.4 लीटर का मतलब हो गया 1 मोल, तो आधा कर दो 11.2 लीटर, ये 0.5 मोल, उसका भी आधा कर दो। ठीक है, तो ये 5.6 लीटर, तो ये 0.25 मोल। तो ये कैलकुलेशन तो आपके माइंड में ही चलनी चाहिए, हर बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए। तो वी आर डिस्कसिंग दीज बेसिक प्रॉब्लम बिकॉज आई डोंट नो वेदर आपको ये चीज़ें आती हैं, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं या नहीं। तो इफ़ यू नो ऑल दिस बेसिक्स यू कैन ऑलवेज स्किप थ्रू दिस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन को देख के आपको लग जाएगा आइडिया कि ये कितना ईजी है, टफ है। ईजी लगता है तो उसको स्किप कर दो। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर SO2 गैस एट STP। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल पता हो तो आसान रहेगा, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मेरे पास x मोल होंगे तो मेरे पास x इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, तो मतलब मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालने बेसिकली। तो 11.2 लीटर SO2 है STP पे, तो अगर 22.4 लीटर से 1 मोल बनता है गैस का, तो 11.2 लीटर से कितना बन जाएगा, 0.5 मोल। तो बेसिकली मेरे पास कितने हैं, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल SO2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो 6.022 इंटू 10⁻23, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस ही है, क्वेश्चन को देखो दिया क्या है, हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, बस वो सोचने का पॉइंट थोड़ा सा स्टार्टिंग में आएगा कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बैठ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
इफ द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज 2.25 ग्राम। ठीक है भाई, तो अगर 0.25 मोल मतलब 1/4 मोल का मास है 2.25 ग्राम, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, उससे 4 गुना, तो इससे 4 गुना क्या हो जाएगा 8 और इसका 9, तो 9 ग्राम हो गया। एक मोल का वेट हो गया 9 ग्राम। ठीक है, देन मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इज अबाउट, देखो एक मोल का मास है या वेट है 9 ग्राम। एक मोल का मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और अगर एलिमेंट है तो मतलब पार्टिकल्स क्या होंगे, सारे उसके एटम्स होंगे, तो मतलब इतने एटम्स का वेट है 9 ग्राम। तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा 9 अपॉन दिस वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो हमेशा से ये तो बाय डिफॉल्ट आपको याद ही रहना चाहिए कि एक एटम का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। किसी भी एलिमेंट के लिए लो तो वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। वैसे ही वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर इज नॉट अवर प्रायोरिटी हियर। अब देन आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार अच्छे से समझ लो, सोच लो और देख लो कितने तरीके से आपको लगते हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यू कैन टेक एटलीस्ट 2 to 3 minutes ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस। ओके, देखो अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें से हम 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को हटा रहे हैं। अब कितने मोल्स बचे, तो हमारे पास दिया गया था वेट, वेट से हम हटा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो वेट का मतलब है मास। तो कभी भी हम मास से मॉलिक्यूल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि सेम यूनिट्स होने चाहिए। मास से मास को सब्ट्रैक्ट करोगे, नंबर से नंबर को करोगे, राइट। तो मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, तो मास से मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल भी क्या आता है, मास ही आता है। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को घटाओगे तो मॉलिक्यूल ही बचेंगे, पर आंसर में क्या पूछा गया है, मोल। तो ऐसा करते हैं, मोल्स से अगर मोल्स को सब्ट्रैक्ट करें तभी तो फाइनल आंसर मोल में बचेगा। तो ये मास दिया है, मास को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल में। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं मोल में, और मोल से मोल को घटा लेते हैं और फाइनल आंसर मोल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो गिवन वेट को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, 200 ग्राम का मतलब 200 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ 200, और 1 मिली इज 10⁻³ ग्राम, तो 200 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। तो ये इतने मोल आ गए, तो इतने मोल स्टार्टिंग में थे, उससे कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए होते हैं तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो जो फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा, मोल्स लेफ्ट जो बच गए, वही तो पूछा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो बस यही तो आपको करना था। तो यहां इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली और आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करके मोल जो लेफ्ट हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 0.0028 मोल। तो एक और भी तरीका है देखो सॉल्व करने का, आप ऐसा करो, ये 200 मिलीग्राम है तो मास से तो मास ही कम हो सकता है, तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लो, है ना। जब 6.022 इंटू 10⁻23 का मास है 44 ग्राम, तो 10⁻21 का कितना होगा 44 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻21। तो इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट आ जाएगा, तो 200 मिलीग्राम से इसका वेट माइनस कर दिया तो फाइनल आपके पास वेट बच जाएगा। उस वेट को फिर डिवाइड बाय 44 करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। एक और भी तरीका है, 200 मिलीग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ये कैलकुलेट कर लो। तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल माइनस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बचेंगे, उनको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तब भी मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये कि सेम यूनिट से सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट होता है,
मास से मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल सब्ट्रैक्ट नहीं होते। देन द क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस इन 222 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। देखो, एक कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। तो मतलब इसका अगर 1 मोल होगा तो टूटने पे इसका भी 1 ही मोल मिल रहा है और इसके मिल रहे हैं 2 मोल। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैल्शियम क्लोराइड के, गिवन वेट 222 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, तो 35.5 होता है कैल्शियम का, तो ये हो गया 71, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, ठीक है, तो ये हो गया 111। तो 222 अपॉन 111, ये आगे 2 मोल, तो इसके 2 मोल दिए हुए हैं, तो 2 मोल टूटेंगे तो इसके भी 2 ही मोल बनेंगे और इसके बन जाएंगे डबल, 4 मोल। दैट इज आंसर। तो क्लोराइड के बन रहे हैं 4 मोल और कैल्शियम 2 पॉजिटिव के बन रहे हैं 2 मोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हमें निकालने यहाँ पे, ठीक है, 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 में। तो पहली बात है KClO3 का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है, राइट। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का 48। तो आई थिंक ये मिला के 122.5 ही आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 आ रहा है हमारे पास 39 प्लस 35.5 प्लस 48। ओके, तो ये आ रहेगा 122.5 ग्राम। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो। अब एक KClO3 बना कैसे, एक K लगा होगा, एक क्लोरीन एटम और 3 लगे होंगे ऑक्सीजन, तब जाके एक KClO3 बना होगा। तो एक मॉलिक्यूल बनाने में इतने लगे, तो इसका 1 मोल बनाने में पोटाशियम का 1 मोल लगा, क्लोरीन का 1 मोल एटम्स लगे और ऑक्सीजन के 3 मोल एटम्स लगे। एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल नहीं, O2 मत लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो ये पोटेशियम के 1 मोल एटम, क्लोरीन के 1 मोल एटम और ऑक्सीजन के 3 मोल एटम्स लगे, तब जाके 1 मोल या 122.5 ग्राम KClO3 प्रिपेयर हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच कॉपर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर है। मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे हम लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख लो कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट गिव्स यू CuNO3 ट्वाइस, ठीक है ना। तो कितना मास कॉपर नाइट्रेट का बना सकते हो, देखो इसका 1 मोल हमें चाहिए होता है, या अगर आयन में भी नहीं लिखना है आपको, इसको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो ऐसे समझ लो, 1 कॉपर और 2 NO3, ठीक है। आयन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा माइनस कर देंगे, उसका वेट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो मान लो 1 मोल कॉपर और 2 मोल NO3 से मिलके ये एक मोल बना ना इसके, तो इसका मतलब NO3 को भी छोड़ दें तो 1 मोल कॉपर से इसका 1 मोल बनता है। तो मतलब मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रेट जो बन रहा है। तो जितने मोल कॉपर के होंगे उतने दूसरे के मोल बनेंगे। मोल ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, उसका वेट अपॉन उसका एटॉमिक वेट, तो 1/63.5, ठीक है। तो यही आ गए मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, डोंट वरी, अगर कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसको एक बार दोबारा देखो, एक बार फिर से थ्योरी पढ़ो, वो आएगा। अगर आपसे फर्स्ट टाइम ही सारी चीज़ें समझ आने लग गई, सॉल्व होने लगी, तो मतलब आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, फिर आपको किसी कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में समझ पूरा ना आए, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, सो डोंट वरी, ठीक है। उसको दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करके ट्राई करो, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ो।
अब नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। ठीक है, तो देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमें ये बताना है, जैसे कभी भी कोई कंपाउंड बना, जैसे H2O बना, तो H2O में हाइड्रोजन एक्चुअली है कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो एक एक एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन उसमें कितनी है, कॉम्पोजिशन को हम परसेंटेज में कैसे डिफाइन करेंगे। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। 18 में हाइड्रोजन कितना होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम इसमें हाइड्रोजन है और बाकी 16 ग्राम है ऑक्सीजन। तो 18 के 2 ग्राम उसके कितने परसेंट हुए आप निकाल सकते हो। तो 18 के 16 ग्राम उसके कितने परसेंट हुए वो आप निकाल सकते हो। तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे H2O में H और O के मेरे को अलग अलग परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंट जब हम किसी एक एलिमेंट का निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ एलिमेंट उस कंपाउंड में डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर अपन H2O की बात करें तो 1 मिनट के लिए पॉज करके एक बार H2O के लिए कैलकुलेट करो, और दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया है CuSO4.5H2O उसके लिए सॉल्व करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो अब H2O के लिए क्या आना चाहिए। अगर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अगर आप ऑब्वियसली एक मोल ही लोगे यहाँ पे, तो एक मोल में हाइड्रोजन कितनी है 2 ग्राम, तो 2 डिवाइड बाय H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा। दूसरे का कैसे निकालना है, ऑक्सीजन का, इसका निकल गया ना 100 से माइनस कर दो। जब है ही दो चीज़ें तो एक का अगर x है तो दूसरे का 100 माइनस x हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या तो आप कर सकते हो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन का वेट कितना बचा इसमें 16 ग्राम, तो 16/18 इंटू 100 ये इसका हो गया। वैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में क्या करना है, अगर पहले तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसका मास कैलकुलेट कर लो कॉपर सल्फेट का, तो फिर परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी आ जाएगी, कॉपर का वेट दैट इज 63.5 डिवाइड बाय CuSO4.5H2 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया इंटू 100। फिर उसमें सल्फर कितना है, सल्फर का एक ही एटम है तो 32 ग्राम हो गए, तो सल्फर का आ जाएगा 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ऑक्सीजन कितनी है देखो, अब 4 इसमें है 5 वाटर में है, तो टोटल कितनी होगी 9 एटम हो गए, तो 16 इंटू 9 ये हो गया उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। हाइड्रोजन कितनी है 5 इंटू 2 10, तो 10 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो बस फॉर्मूला आपको पता हो तो सॉल्व हो जाएगा। तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड नोट डाउन द डिटेल्स अगर आपको नोट डाउन करना है तो। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई होप कि आपने स्कूल्स में आप पढ़ ही लिया होगा डेफिनेटली। तो है तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं, बाकी प्रॉब्लम उसके बाद देखेंगे। जैसे कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो वो एम्पिरिकल बन जाएगा। जैसे कि H2SO4 है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उसको मैं नहीं। देखो समझो जैसे कि H2O2 है, हाइड्रोजन के भी 2 ऑक्सीजन के भी 2, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:2 की रेशियो में है, तो मतलब 1:1 की रेशियो भी हुई, तो सिंपलेस्ट रेशियो हुई 1:1। तो इसको मैं HO भी लिख सकता हूँ अगर मेरे को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखनी है। ठीक है, वैसे बेंजीन C6H6 6 के साथ 6 मतलब 1 के साथ 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई CH 1:1 की। CO2 में 1:2 है, उससे नीचे नहीं जा सकते, मतलब एक एलिमेंट ऑलरेडी 1 में है। फिर अगर हम लें CH3COOH एसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है C2H4O2, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ गया है CH2O, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है।
ओके, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो वाला आता है इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला ईएफ, और नॉर्मल जो है ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एमएफ। फिर C2H6 है तो 2 के साथ 6 हैं तो डिवाइड बाय 2 कर लें, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा CH3। तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, राइट। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है, तो वो हम डायरेक्टली देखेंगे प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसी से हम इसको समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट नोट इट डाउन और प्रॉब्लम भी एक बार नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है आपको, हमें कंपाउंड दिया गया है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। तो क्या सभी को ऐड करके 100% हो रहा है? यस, तीनों चीज़ों को ऐड करोगे आप वैल्यू को तो 100% आ जाएगा आपका। कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर कि जैसे 4 एलिमेंट्स हैं, 3 की परसेंटेज दे रखी है तो फोर्थ की क्या होगी, 100 से बाकी 3 की वैल्यूज को ऐड करके माइनस कर लो तो फोर्थ क्या आ जाएगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी 100 है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एग्जैक्टली 100 ग्राम स्टार्टिंग कंपाउंड है, ठीक है, या 100 ग्राम कंपाउंड है, तो जिसकी परसेंटेज 10% होगी तो 100 ग्राम में उसका कितना होगा 10 ग्राम, तो जिसकी परसेंटेज 4.07 है तो 100 ग्राम में उसका कितना होगा 4.07 ग्राम। तो अभी एक इसमें हम टेबल बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो टेबल में पहला एलिमेंट आपको मेंशन करना है, उसके बाद उसकी परसेंटेज आ गई, देन उसके बाद उसकी एटॉमिक रेशो, ठीक है, वो भी देख लो अभी क्या करना, डोंट वरी। फिर उसके बाद उसकी निकालनी है लीस्ट रेशो, ठीक है, फिर उसके बाद निकालनी है उसकी होल नंबर रेशो। तो देखो पहले एलिमेंट में हमारे पास है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन और तीसरा है क्लोरीन। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.07, कार्बन की है 24.27 और क्लोरीन की है 71.65। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हमें इनको इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4.07 डिवाइड बाय 1.008, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप निकालो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.2, तो ये आ जाएगा 4.04। फिर ये 24.27 को कार्बन के एटॉमिक वेट से दैट इज 12 उससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2.02, और क्लोरीन को उसके एटॉमिक वेट से 35.5 से डिवाइड कर दिया, ये भी आ गया रफली 2.02। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकालनी है, गिवन जो आपकी परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है उनके एटॉमिक वेट से। फिर ये जो परसेंटेज है 3 वैल्यूज आ गई 4.04, 2.02, 2.02, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड करो, तो सबसे छोटी वैल्यू 2.02 है, तो 4.04 डिवाइड बाय 2.02 कितना आ गया 2, और 2.02 अपॉन 2.02 ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, ठीक है। अब ये ऑलरेडी होल नंबर रेशियो है, यस ये होल नंबर रेशियो है, तो मतलब इसको आप होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पे 3.5 आ गया तो उसको आपको होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 7 करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जब जब होल नंबर नहीं आ रहे हो तब हम उनको किसी सूटेबल कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में ले आते हैं। तो अभी होल नंबर रेशियो 211 है, इसका मतलब अब ये जो है ना यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मतलब H के कितने हैं 2, कार्बन है 1, क्लोरीन है 1, तो यहाँ से जो आपको निकलता है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो कार्बन का कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 2 और Cl है 1, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से के बाद हम निकाल लेंगे एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल मास निकालने के लिए क्या होगा, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 ग्राम और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। तो एम्पिरिकल मास निकाल के ये आ गया वैल्यू आपके पास 49.5 ग्राम। अब इन्होंने मोलर मास दिया है इतना, तो मोलर मास हमेशा कितना रहता है, मोलर मास होता है n टाइम्स
एम्पिरिकल मास, ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल में क्या करते हो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि C6H6 का सिंपलेस्ट रेशियो तो CH आता है, तो CH का एम्पिरिकल जो मास बनेगा वो 12 + 1 13 बनेगा, 13 बनेगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या ले लिया था हमने, 6, तो 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है मेरे पास, C6H6 का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, दैट इज 72। ठीक है, क्लियर है, सॉरी दैट इज 78 नॉट 72। तो इस तरह से एम्पिरिकल मास को हम उस n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने कॉमन लिया होता है। हमें यहां पर वो पता नहीं है, बट हमें पता है मोलर मास दिया गया 98.96, तो वो हो जाएगा n इंटू एम्पिरिकल मास 49.5। तो सॉल्व करने पे अगर n आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है, क्योंकि n इंटीजर ही होगा, तो n यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया और n को 2 ले लेंगे, तो फिर इसके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज, एम्पिरिकल फॉर्मूला था ना CH2Cl, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2H4Cl2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बस ये टेबल आपको एक बार ध्यान से याद रखना है कि ये कैसे हमने ड्रॉ किया था। बस ये सारी चीज़ें अगर आपने सीक्वेंस में करते गए तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ स्कूल के टेस्ट में ही आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन आने का स्कोप नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आ सकते हैं इस टॉपिक से, तो ये सिर्फ स्कूल लेवल पे ही है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम होंगी, और आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो भी आप स्कूल में बुक्स पढ़ रहे हो उनमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो आपको डेफिनेटली आता भी होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो इफ़ यू थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, आराम से, तो यू कैन जस्ट स्किप इट। नहीं, अगर लग रहा है नहीं कर सकते तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन इतना इतना परसेंटेज दिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो सेम चीज़ वही करनी है अपने को। पहले क्या करना है, एलिमेंट लिखो, फिर उसकी परसेंटेज लिखो, फिर उसकी लिखो एटॉमिक रेशियो, फिर उसके बाद लीस्ट रेशियो, और उसके बाद उसकी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर रेशियो। तो एलिमेंट आ गया हमारे पास, पहला दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो चल कार्बन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 20% कार्बन, तो 20 है। हाइड्रोजन इज 6.7, नाइट्रोजन इज 46.67, ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो तीनों को ऐड करेंगे, 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 26.63। एटॉमिक रेशियो के लिए क्या करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है उनके एटॉमिक वेट से, तो 20 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1.66, 6.7 डिवाइड बाय 1 तो 6.7 ही रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 14, तो ये आ रहेगा 3.33। ऑक्सीजन के लिए 26.63 डिवाइड बाय 16 दैट इज 1.66। अब इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करना, तो सबसे छोटी वैल्यू 1.66, तो पहले तो 1.66 अपॉन 1.66 दैट इज 1। 6.7 डिवाइडेड बाय 1.66 करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, तो ये ऑलरेडी होल नंबर रेशियो में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट द के एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, देखो C1H4N2O, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल मास यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेट करके कितना रहेगा, एम्पिरिकल मास हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 4 प्लस नाइट्रोजन का आ जाएगा 28 + 16 दैट इज 60, और मॉलिक्यूलर वेट भी इसने बोला है 60 ही है, तो अगर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो मतलब दोनों का फॉर्मूला भी फिर सेम है, तो यही है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है,
तो आई थिंक एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4। देखो पहली चीज़ है, जब भी अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर उसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है तो आपको पहले वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो CH4 गैसेस प्लस ऑक्सीजन O2 गैस, तो क्या बनना चाहिए, कंबशन में सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन थे तो 2 H2O, तो ऑक्सीजन कितनी बनी, 2 + 2 4, तो यहाँ पे 2 O2 आ जाएंगे। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको क्या बताती है, ये बोलती है कि 1 मोल CH4 को 2 मोल O2 चाहिए, तब जाके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे। अब इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, 1 मोल CH4 का मतलब कितना होता है, 12 + 4 16, मतलब 16 ग्राम CH4 को 2 मोल O2, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास इज 32, तो 2 मोल O2 का कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। तो मतलब 16 ग्राम CH4 को 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके 1 मोल CO2 का मतलब है 44 ग्राम CO2, और 2 मोल H2 का मतलब है 36 ग्राम वाटर जनरेट होता है। अगर आप ऐड करके देख लो तो 16 + 64 कितना रहेगा, 80, और ये भी कितना है 80, तो मास कंजर्व्ड है, मतलब ये करेक्ट है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम CH4, तो 16 ग्राम से वाटर कितना बना, 36 ग्राम। CO2 पूछा होता तो वैसे भी आ जाना था। अगर पूछा होता कि 8 ग्राम CH4 से कितना बनेगा, तो 16 ग्राम से अगर 36 बन रहा है तो 8 ग्राम से कितना बनेगा, आधा, 18 ग्राम। ठीक है, तो बैलेंस करना है आपको, पहले वो रिएक्शन को लिखना है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद आप मोल की टर्म में भी रिलेट कर सकते हो, आप उसको वेट की टर्म में भी रिलेट कर सकते हो, और क्योंकि ये सारी गैसेज हैं तो आप गैसेज टर्म में भी रिलेट कर सकते हो। इसका 1 मोल मतलब इसका 1 लीटर भी ले सकते हो आप, इसका 1 लीटर STP पे इसके 2 मोल हैं तो 2 लीटर से कंबाइन करके इसका भी 1 लीटर देगा और इसका 2 लीटर देगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इवेंचुअली आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। सेम इसी से हम कर सकते हैं, तो जस्ट पॉज द वीडियो वंस, ट्राई इट फॉर 1 मिनट एंड यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, देखो 22 ग्राम CO2, तो 44 ग्राम CO2 के लिए 16 ग्राम CH4 लग रहा था, तो इसका आधा प्रोड्यूस करना है तो 8 ग्राम CH4 लगेगा। तो ये तो ऐसे यहीं पर सॉल्व हो गया, इसी प्रॉब्लम में दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, तो अब तक आपको आइडिया आ गया कि मोल कॉन्सेप्ट में जो नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं दे आर वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत कम फार्मूलाज हैं, बट उसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी डाइवर्स। तो जब तक आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द मोर कॉन्सेप्ट सम एंड मास एनालिसिस पे बात करेंगे। मास वॉल्यूम एनालिसिस है, मास मतलब मोल और मोल का एनालिसिस है, तो कैसे कैसे इक्वेशन को बैलेंस करके उसको अलग अलग तरीकों से हम सॉल्व करेंगे, और उस पर कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स अब तक हम कर रहे थे। ओके, तो दैट इज ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। तब तक के प्रीवियस जो आपने लेसन पढ़े हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप आओगे नेक्स्ट लेसन के लिए, दैट विल बी बेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।